हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक सर और आज का फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे बच्चों? लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख सकते हैं और ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी उनके फॉर्मूले और उनके फॉर्मूले के बेस पे उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होगा वो हम लोग सीख चुके थे। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें अगर डायमेंशनल एनालिसिस करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जरूरत है। तो मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि टर्म्स विद द सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दोनों स्टेटमेंट में लिखा हूं, देख लीजिए। पहले में बोलता है द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैज टू बी सेम। एक इक्वेशन में जितने टर्म्स होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। या तो उसको दूसरे भाषा में समझेंगे तो इन अदर लैंग्वेज इट कैन बी टोल्ड एज टर्म्स विद सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर मैं कभी दो टर्म को ऐड कर रहा हूं तो इस टर्म का और इस टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हम दो एग्जांपल लास्ट लेक्चर में देखे भी थे। जो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको यूज किए थे। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आज कराने वाला हूं आप लोगों को। ये उसका और एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर तो मुझे याद नहीं, आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है, बट इससे इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आया। क्या बताया है सुनो ना। ऐसा इक्वेशन तुम लोग को देखने को मिलेगा जैसे आइडियल गैस इक्वेशन सुने होंगे तुम लोग। होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। बाद में पढ़ोगे तुम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। कुछ लोग गैसीय स्टेट पढ़ चुके होंगे तो केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, है ना, पीवी को। लेकिन रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल नहीं होते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो लोग आइडियल नहीं होते हैं उनको बोला जाता है रियल गैस। और वो लोग पी इक्वल टू एनआरटी में पी के साथ समथिंग और भी के साथ समथिंग करके इक्वेशन बनाते हैं। तो दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। कैसे आया, कहां से आया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट बता दिया खाली। अब बात यह है कि इसमें हमें डायमेंशन ऑफ ए और बी फाइंड आउट करना है। पहले जान लेते हैं कि P क्या है ना। P है प्रेशर, P जो है वो है प्रेशर, V जो है वो है वॉल्यूम और N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और इधर RT है, T टेम्परेचर R। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमें A का चाहिए। सोच, ये जो दो टर्म है प्रेशर के साथ ये पूरा टर्म ऐड हुआ है। दिस इज द टू टर्म्स दैट आर एडेड। और हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है ना, अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा। या तो उल्टा में क्या बोलता है कि अगर सेम डायमेंशन हुआ ना तभी हम ऐड कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ना, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ऐसे दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलिए, अब प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है M1 L1 T-2, इसीलिए मैं लिखवाया था M1 L1 T-2। और एरिया का होता है M2। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा देखो 1 और ये ऊपर जाएगा 2, तो M-1 L इधर तो है नहीं, L1 T-2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। इससे ही लिखते हैं। ए का तो हमें पता नहीं है तो ए को ए रखते हैं। एन का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर मतलब मोल, मोल का स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या है? वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का होता है M3, उसका स्क्वायर। अब इसको ए को रखो, दिस इंप्लाइज ए को इस साइड रखो, बाकी सबको इस साइड ले आओ। तो देखो इधर एम का कितना है -1, इधर आएगा एम का 6। कितना आएगा? 6। तो 6 और -1 मिलके क्या हो जाएगा? एम का पावर 5। इधर एल का पावर 1, इधर कुछ नहीं है तो एल का पावर 1 ही रहेगा। टी का पावर -2, इधर टी कुछ नहीं है तो इधर टी का पावर -2 रहेगा। इधर मोल ऊपर है, इधर आके नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो मोल का पावर हम लोग क्या लिखेंगे? -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। कैसे मिला, समझ में आया? ध्यान से देखो, सिंपल इसका और इसका सेम करवा देते हैं और कुछ। क्लियर है बच्चों? ये हो गया किसका? ए का, है ना। ये हम लोग निकाल दिए डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए फाइंड आउट कर दिया हम लोग। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं, है ना। डायमेंशन ऑफ बी, बी के लिए कौन सा टर्म देखेंगे? सेकेंड वाला टर्म।
क्योंकि सेकेंड टर्म में बी है। देखो तो इधर है भी और इधर है एन बी, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन इंटू बी। बी का मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम है। एन का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को MOL लिखते हैं बस, और बी का तो कुछ है नहीं। तो बी का क्या आ जाएगा, देयरफॉर इधर आ जाएगा मीटर क्यूब मोल का पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी और दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मिल गया। सिंपल यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट्स इन ए गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर हमें सारे टर्म्स पता हो। और ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स का डायमेंशन आपको निकालना आना चाहिए, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इतने का कुछ का डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए हमेशा, है ना। तभी जाके हम लोग कर पाएंगे इसको। क्लियर है बच्चों, चेक कर लो एक बार अच्छे से, फिर मैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग, आप लिख लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। लिख लिए होगे, पॉज करके मैं इसको मिटाता हूं और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा स्टार मार्क करके लिखेंगे सब लोग, स्टार मार्क करके लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन दिखेंगे तुम्हें कि ई का पावर बॉक्स, ई का कुछ पावर दिखेगा, या फिर लॉग या लॉन ln कुछ भी रहे उसका कुछ बॉक्स दिखेगा, या फिर यहां पे कुछ भी साइन, कॉस, टेन ऐसे कुछ भी रह के इसका भी कुछ बॉक्स रखेंगे, है ना। ये सारी क्वांटिटी जो है ई का पूरा पावर बॉक्स लॉ का, ये इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं। एग्जांपल, सपोज मैंने एग्जांपल लिखा ई टू दी पावर kx माइनस ओमेगा टी। तो यहां पे बॉक्स में कौन आया, बॉक्स में आ गया kx माइनस ओमेगा टी। और यहां पे जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ i बाई आई नॉट इंटू टी, ऐसे कुछ भी लिखा i बाई आई नॉट इंटू ऐसे कुछ भी लिख दिया, या फिर लिखा kx माइनस 5 ऐसे लिख दिया कुछ। ठीक है, लॉग, या फिर साइन में ऐसे लिखा, साइन के अंदर कुछ भी kx प्लस ओमेगा टी, तो ये हो गया बॉक्स, यहां पे ये हो गया बॉक्स, है ना। ये सारी चीजें, तो जब भी कभी हमें ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे ई का पावर या फिर लॉग या फिर साइन कॉस, देन क्या होता है, द एक्सप्रेशन दिस and these three expressions are dimensionless, and the quantity in the box is also dimensionless. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखा है पढ़े इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो डायमेंशनलेस है, ये पूरा का पूरा टर्म होगा डायमेंशनलेस, ये पूरा का पूरा टर्म होगा डायमेंशनलेस ऑलवेज। खाली ये पूरा का टर्म ही जो भी बॉक्स के अंदर होगा, ई का जो भी पावर होगा, लॉग जिसका निकाले होंगे या साइन कॉन्स्टेंट जिसका निकाले होंगे, वो सारे क्वांटिटी भी क्या होंगे, डायमेंशनलेस। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि अगर डायमेंशन, इसका डायमेंशन, टोटल डायमेंशन ऑफ ई का पावर kx माइनस ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया, m0 l0 डायमेंशनलेस, सब डायमेंशनलेस। अगर खाली इस वाला क्वांटिटी लिखूं कि डायमेंशन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, तो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, वही m0 l0 t0 डायमेंशनलेस। अगर ये दोनों सब्ट्रैक्टेड है, सोचो अगर ये दोनों सब्ट्रैक्टेड है तो ईच का सेम होगा, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ kx इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू फिर से क्या होगा, डायमेंशनलेस m0 l0 t0। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं मैं बता दूंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बट ऐसे सोचे कि
दिस इज द थिंग दैट वी आर लर्निंग कि कभी भी ई का पावर कुछ दिखे तो ये वो पूरा टर्म जो है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। खाली पूरा टर्म नहीं, जो पावर में आता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, और पावर में अगर 2-3 ऐड हो रहे हैं तो इंडिविजुअली भी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखे, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट को, इस एग्जांपल को समझ के लिख लेना। मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल कराता हूं 1-2, ठीक है। 1-2 एग्जांपल कराऊंगा, सब में आपको समझ में आ जाए। इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल सपोज बोला x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। ये बोला कि x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और x हो गया, ये हो गया, इसको y लिख लेते हैं ना, y भी डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और t टाइम, t जो है वो टाइम है, ठीक है। चलो अब बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, बाकी जो भी बचा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ, बाकी जो भी बचा, कौन कौन बचा, a बच गया, इधर k बच गया, इधर 5 बच गया, ठीक है। इसका डायमेंशन निकालो। अगर ओमेगा नहीं दिया होगा तो ओमेगा का भी पूछ सकता है, ओमेगा इन सब का डायमेंशन लिखो, मान लो इससे पूछ लिया कुछ, ठीक है। देखो हमें, मैं इसीलिए एग्जांपल दिया हूं बिकॉज कि मैं वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या बोला है ना, साइन अगर रहा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। अगर पूरा टर्म इतना डायमेंशनलेस हो गया तो क्या बचा, खाली a, और इधर क्या बचा, y, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, सिंस साइन ऑफ पूरा का पूरा अंदर जो भी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 इज डायमेंशनलेस, ये क्वांटिटी पूरा डायमेंशनलेस है, हम लोग पढ़े। अच्छा, डायमेंशनलेस अगर हुआ देयरफॉर डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, और तो कुछ बचा नहीं ना, इसका जो होगा इसका वही होना पड़ेगा। अच्छा, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ, तो L1 हो गया, तो इधर क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू L1। पहला क्वेश्चन, पहला काम खत्म। अब दूसरा काम शुरू करते हैं। सोच, साइन का पूरा टर्म तो डायमेंशनलेस होता है, जो बॉक्स में होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। मतलब क्या लिखूंगा, देयरफॉर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 क्या होगा, डायमेंशनलेस, डीएल डायमेंशनलेस, क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये पूरा क्वांटिटी, अब इसमें ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, तो जितने ऐड हुए हैं सब इंडिविजुअली भी क्या होंगे, डायमेंशनलेस। देयरफॉर ओमेगा टी क्या है, डायमेंशनलेस, के एक्स क्या है, डायमेंशनलेस, 5 क्या है, डायमेंशनलेस। तो 5 का तो मिल गया हम लोगों को, m0 l0 t0, 5 मिल गया, तो a हो गया, 5 हो गया। अब बचा के एक्स और ओमेगा टी, है ना। इधर देख, ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, ठीक है। ओमेगा टी पहला वाला, ओमेगा टी डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू m0 l0 t0। टी क्या है, टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या रहेगा ना, टाइम का t लिख देंगे, इधर m0 l0 t0। अब t को उस साइड लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या आ गया, m0 l0 t -1। And similarly you can use kx equal to dimensionless to find the dimension of k। जगह नहीं है वरना मैं कर देता। सिंपल सी बात है, ये साइन के अंदर वाला जो टर्म होता है वो डायमेंशनलेस होता है, और जितने चीजें ऐड होंगे वो भी डायमेंशनलेस ही होंगे। क्या आपको ये बात पूरी क्लैरिटी से समझ में आ गई? पक्का अच्छे से लिख लो इसको। फिर मैं और एक एग्जाम्पल कराता हूँ ई का पावर में, ठीक है। ई का पावर में एक आपको एग्जाम्पल करा दूंगा, आप इसको लिख लीजिए फटाक से, ठीक है। मिटाता हूं मैं, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा।
देखो एक इक्वेशन दिया है, मान लो ऐसा कि P इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस BH बाई टी, BH बाई टी, ऐसा कुछ भी दिया है, एक रैंडम इक्वेशन दिया है ना। लेकिन इसमें क्या क्या गिवन है ना, P गिवन है तुम्हारा प्रेशर, ठीक है, H गिवन है तुम्हारा हाइट और T गिवन है तुम्हारा टाइम, ठीक है। पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ P नॉट एंड B, P नॉट और B का डायमेंशन निकालो, ये बोला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर से वही बात मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, डायमेंशनलेस। अगर पूरी की पूरी टर्म डायमेंशनलेस हो गई तो डायमेंशन ऑफ P जो होगा, डायमेंशन ऑफ P नॉट भी वही होगा। P होता है प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, अभी करवाया था। तो इसमें क्या आता है, M1 L-1 T-2, ये आता है प्रेशर का। तो P नॉट का डायमेंशन तो भाई हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब बचा अंदर, अगर E का पावर ये डायमेंशनलेस है तो BH बाई T भी क्या है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब क्या लिखूंगा, M0 L0 T0। अब वैल्यू डालो, B का तो पता नहीं है, B का B रखते हैं। H क्या है, हाइट, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, L बाई टाइम, टाइम के लिए T। क्लियर है पूरा। अब इसको इस साइड में लेके चलेंगे, M0 L0 T0 है, इसको इस साइड में लेके चलो तो T इधर आ जाएगा, T का पावर 1 हो जाएगा, L इधर आके -1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, L-1 T1 M0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ। सिंपल सी बात है। इस तरह आपको कभी भी एक्सपोनेंशियल दे दे या ट्रिगोनोमेट्रिक दे दे तो पूरा का पूरा टर्म को आपको क्या करना है, डायमेंशनलेस, पूरा साइन या ई पावर, और उसका जो पावर या फिर जो भी बॉक्स वाला आइटम है वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ऐसे यूज करो कॉन्सेप्ट और आपको इस तरह की इक्वेशंस भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लो, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है ना, एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है इसके बेसिकली, है ना। हालांकि हम और 1-2 टाइप भी सीख लेंगे इसमें, बट बेसिक एप्लीकेशन 3 है। देयर आर 3 बेसिक एप्लीकेशंस। और सबसे पहला एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन हमें गिवन है तो वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं ना, इसमें कंडीशन ये है कि इफ द इक्वेशन satisfies प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पीएच, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ना, सारे टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर कोई इक्वेशन में ऐसा कंडीशन है कि सारे टर्म्स के जो डायमेंशन हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट। एक एग्जांपल करके बताता हूं और थोड़े प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, वो भी बताऊंगा। एक एग्जांपल बोला कि चेक द करेक्टनेस ऑफ एक इक्वेशन दे दिया, उसका करेक्टनेस चेक करो, बोला S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, ये दे दिया, या फिर और एक दे दिया, मान लो कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये सारे नॉन इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको चेक करने के लिए बोला, ओके। बोला कि इन दोनों इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक करो। इसमें कौन क्या है पता कर लो। s जो है वो है डिस्टेंस, सबको पता होगा। s क्या है, डिस्टेंस। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पहले सुने होंगे ऐसे सारे टर्म्स। a क्या है, एक्सीलरेशन, a क्या है, एक्सीलरेशन। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। t क्या है, टाइम। ऐसे, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं
और हमें इन दोनों का करेक्टनेस चेक करना है। हम बोले कि करेक्ट कब होगा, दोनों को तो चेक करेंगे ना, पहले एक को चेक करते हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सोचो कि ये इक्वेशन करेक्ट कब होगा, जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सैटिस्फाई होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सैटिस्फाई मतलब कितने टर्म से, देख ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म को ऐड किए हैं, तो इनका डायमेंशन तो पहले सेम होना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ यूटी और डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये दोनों को ऐड करो, जो भी डायमेंशन हो सेम डायमेंशन का, तो जो आंसर आएगा वो भी तो सेम डायमेंशन होगा, तो इसका डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई होता है तो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है कि नहीं। एक एक का निकालते हैं, इसका डायमेंशन ऑफ एस, इसका तो सिंपल भाई लेंथ है एक का, एक लेंथ L1 कर देते हैं। इसका चेक करते हैं, इसका दो है, एक है यू, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल हो कि फाइनल हो, है तो वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, L1 t माइनस 1, ये होता है यू का वेलोसिटी, इनटू टाइम, टाइम का क्या होता है t1, ठीक। फिर इधर आते हैं, इधर इसका करते हैं, इसका जब करेंगे तो देखो हाफ, हाफ क्या है, हाफ तो एक नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर है, हाफ को छोड़ो, बचा क्या ए। एक्सीलरेशन का कितना होता है, L1 t माइनस 2, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 t माइनस 2 और t स्क्वायर तो t का 2। अब इसको करके देखो, ये तो L1 का L1 है, और इधर t1 माइनस 1 कट गया तो इधर भी L1, इधर t माइनस 2 t2 कट गया तो इधर भी L1, तो ये तो सैटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट नहीं, खाली करेक्ट मत बोल देना, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज इसको जब मैं सॉल्व करके देखा तो इसके इंडिविजुअल टर्म्स के जो भी डायमेंशन आए वो सेम आए। दैट मीन्स दिस इज फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है बच्चों, इसको नीचे लिखना है ना, इसका लास्ट में, सिंस द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके नीचे लिखना, अच्छा नोट्स बनेंगे, है कि नहीं, पूरा समझ। सो इसी तरह के मैं दूसरा वाला को प्रूफ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, फटाक से कर दूंगा तुम्हारे सामने, फटाक से। इधर है v स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ 2as निकाल लेते हैं। अगर इन तीनों का डायमेंशन सेम हो गया तब तो ये डायमेंशनली करेक्ट। निकालो v स्क्वायर, अभी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अब इनिशियल हो कि फाइनल हो, ये तो वेलोसिटी L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा L2 t माइनस 2, ये u स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा L2 t माइनस 2, 2as, 2 क्या है, एक नंबर, 2 का कुछ नहीं लिखेंगे, बचा क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का होता है L1 t माइनस 2, और ये है s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है L1, तो फिर से मिलके क्या हो जाएंगे L2 t माइनस 2। तो क्या सबका हमारा सेम डायमेंशन आ गया सारे क्वांटिटी का, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है बच्चों कि क्लियर नहीं है, देख लो एक बार। डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के लिए आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और उसके लिए कुछ टर्म्स के डायमेंशन आपको डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा, तो वो सारे डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए, तब हो गया, कोई प्रॉब्लम। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया। आप इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग और एक एग्जाम्पल करते हैं इसके। चलो बच्चों, और एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़े दूसरे टर्म्स आएंगे तो आप परेशान मत होना। सिंपल सा ये इक्वेशन लिया है, चेक द करेक्टनेस, h इक्वल टू 2s cos थीटा बाई रो आर जी, ठीक है, 2s cos थीटा बाई रो आर जी, s क्या है, सरफेस टेंशन रो, चेक द करेक्टनेस। इसमें तो प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो लफड़ा है ही नहीं, प्लस माइनस होता तो एक एक को देखना पड़ता, और प्लस माइनस है नहीं, सारे मल्टीप्लाइड है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सिंपली इस साइड डायमेंशन ऑफ h निकाल देंगे, और इधर डायमेंशन ऑफ 2s cos थीटा बाई रो आर जी निकाल देंगे।
अगर ये दोनों सेम हो गया तो सब कुछ सही है ना। चलो एक एक निकालो। एच क्या है? हाइट। हाइट का सिंपल लेंथ, तो इसका L1 आएगा। अब इसका निकालना बाकी 2s cos थीटा का निकालते हैं। देखो 2 बोलो, 2 क्या है? 2 तो नंबर है सर। नंबर का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है कि नंबर का भी डायमेंशन डाल दोगे। डालना मत गलती से भी। 2 नंबर है, नंबर को छोड़ दो। ए सरफेस टेंशन, ओहो सरफेस टेंशन याद नहीं होगा तो होता है फोर्स बाई लेंथ। मैंने लिखवाया था फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का क्या होता है? m1 L1 T माइनस 2 बाई लेंथ का L1। तो L1 कट गया तो आ गया m1 T माइनस 2। m1 T माइनस 2 तो डाल दो सरफेस टेंशन का m1 T माइनस 2। फिर आया cos थीटा। ये cos थीटा किस काम का? cos साइन टेन कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री आ गया तो पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस, थीटा भी डायमेंशनलेस, तो थीटा भी डायमेंशनलेस, कॉस भी डायमेंशनलेस, तो ये भी गया, इसका भी कोई रोल नहीं है यहां। फिर नीचे पहले डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का होता है m1, वॉल्यूम का होता है L3। तो क्या हो गया? रो का m1 L-3, नीचे 3 है ऊपर जाके माइनस। आर क्या है? रेडियस मतलब लेंथ ही मेजर करते हो L1। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ड्यू टू ग्रेविटी के ड्यू टू व्हाट है? तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का कितना होता है डायमेंशन? L1 T माइनस 2। तो डाल दो जी का L1 T माइनस 2। ये जो भी आएगा ये फाइनल। देखते हैं, देख T माइनस 2 इधर, T माइनस 2 इधर, कैंसल। M1 इधर कैंसल। इधर बचा L2 माइनस 3, तो आया 1 बाई L माइनस 1 दैट इज L। इधर भी L। Therefore this is dimensionally correct. Therefore the equation is dimensionally correct. सिंपल, क्लियर है पूरा? सिंपल ऐसे चेक करते हैं, और उसके लिए जो भी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे टर्म आप पीछे रिफर कर सकते हो जो मैं बताया हूं। नहीं तो जब चैप्टर आएगा, चैप्टर के साथ आप लोग सारे फॉर्मूले सीख जाएंगे, तो सारे टर्म्स का कैलकुलेट करना भी आप सीख जाएंगे। उसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात होगी नहीं। क्लियर है बच्चों? क्या सबको समझ में आ गया? तो इसको लिख लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। हो गया बच्चों? हो गया। चलो देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना, ठीक है? उसको हम लोग बाद में लिमिटेशन बोलेंगे कि प्रॉब्लम है डायमेंशन एनालिसिस। क्या बोला गया ना? सोचो, अगर मैं बोलता कि इस इक्वेशन में मैं h इक्वल टू 3s cos थीटा बाई रो rg लिख देता, या फिर 3s log ऑफ थीटा बाई रो rg लिख देता। अगर मैं ऐसे लिखता या ऐसे लिखता इस इक्वेशन को रियलिटी में, सोचो तो बताइए इसका डायमेंशन सेम आता कि नहीं आता? डायमेंशनली करेक्ट होता है कि नहीं? क्योंकि मैं cos लिखूं, 3 लिखूं, कुछ भी लिखूं, इसका तो डायमेंशन नहीं लिखते हैं, इसका तो डायमेंशन नहीं लिखते हैं। यहां पे भी इसका डायमेंशन नहीं लिखते हैं, इसका डायमेंशन नहीं लिखते हैं। मतलब कि यहां पे आया s बाई रो rg, यहां पे आया s बाई रो rg। मतलब ये वो इक्वेशन से जो कि डायमेंशनली करेक्ट हो जाएंगे, दे विल बी डायमेंशनली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रियलिटी में दे आर इनकरेक्ट, बिकॉज ये करेक्ट फॉर्मूला है। मतलब आपको पता चलेगा ये क्यों करेक्ट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन जब करेंगे। बट आप देख सकते हो ना, मैं दिया हूं तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। बट अगर मैं इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखूं, देन ऑल्सो दिस इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड, ये डायमेंशनली करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, मान लो कि AC इक्वल टू मैं लिखूं ut प्लस AT स्क्वायर, हाफ तो लिखा नहीं। आपको पता है ना करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? AC इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। मैं हाफ नहीं लिखा, और मैं हाफ लिखूं या ना लिखूं, डायमेंशनली तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। मैं हाफ लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि हाफ लिखने से उसका डायमेंशन तो हम लोग लिखते नहीं, डायमेंशन सिर्फ किसका लिखते हैं? टर्म्स का लिखते हैं। तो हाफ लिख गया, 2 लिख दो, अभी भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि एक इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं हमें पता नहीं चलता है।
बट हम लोग संभावना करके बोल सकते हैं कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो सच्चाई में भी करेक्ट हो या सच्चाई में भी करेक्ट ना हो। तो एवरी इक्वेशन दैट इज डायमेंशनली करेक्ट मे और मे नॉट बी करेक्ट इन रियलिटी। समझ में आ रहे हो? ये डायमेंशनल एनालिसिस का डिफॉल्ट डीमेरिट है, मतलब इसमें कमी है थोड़ा सा। डीमेरिट क्या? डीमेरिट ना हर एक इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट होता है वो रियलिटी में करेक्ट होता कि नहीं हम नहीं बता सकते, बिकॉज वो सारे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू कितने होंगे वो हमें पता नहीं चलता है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। समझ में आया? तो इस सब को मैं एक लाइन में लिख देता हूं, आप उसको उत्तर देना लास्ट में हम लोग क्या सीखे, है ना। एवरी इक्वेशन दैट इज, ऐसे हैशटैग करके लिख देना, ठीक है। लास्ट में पूरा क्या लिखना ना, एवरी इक्वेशन दैट इज डायमेंशनली करेक्ट, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट मे और मे नॉट बी करेक्ट, मे और मे नॉट बी करेक्ट इन रियलिटी। वो रियलिटी में करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर डायमेंशनली करेक्ट हुआ तो। समझ में आया? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं लिखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि इक्वेशन में कांस्टेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए। इसीलिए एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट होगा, वो करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट मे भी हो सकता है, मे और मे नॉट। क्लियर है बच्चों? ये स्टेटमेंट के साथ हम लोग ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन खत्म करते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एप्लीकेशन में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली आप लोगों को पहले से ही करवा रहा है, कोई भी आपको पहले से ही करा रहे हैं, लेकिन हम आज उसको थोड़ा अच्छे ढंग से करेंगे कि हमारा कभी गलत ना हो, है ना। सेकेंड एप्लीकेशन सब लोग सुने ध्यान से। सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना। यूनिट में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कभी भी हमें एक यूनिट में दिया हो दूसरे यूनिट में निकालना पड़ता। जैसे हम लोगों को कुछ चीजें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ किलोमीटर। ये एक चीज पता होना चाहिए। या फिर और क्या होता है ना, ये 10⁻², सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ 10⁻² सेंटीमीटर, और ये होता है 10⁻³ मिलीमीटर। इतना चीजें हम लोग को पहले पता होना चाहिए। और क्या है देख, केजी, केजी का बात करो तो ये 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है। 10⁻6 मिलीग्राम होता है, और टन में दिया होगा तो टन, टन तो ये 100 होता है, तो सॉरी मतलब ऐसे लिखता हूं 100 केजी होता है तो उसको 1 क्विंटल बोलते हैं, और अगर 1000 केजी होता है तो उसको 1 टन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ मेजरमेंट्स है जो आपको पहले पता होना चाहिए बिफोर यू गो इनटू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना। क्योंकि हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो कौन कितना है पहले तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए पहले पता करो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कैसे करना है, कैसे करना है उसका कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट, एक मिनट, हाँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू विल यूज। सोचो हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट से लिखते हैं, है कि नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अगर मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया, वन कोई मान लो ऐसा यूनिट यूज किया, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट में क्या होगा ना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा N1 और यूनिट्स में ऐसा ही मैं लिखूंगा U1। अगर मैं कोई दूसरा यूनिट यूज किया, सीजीएस यूनिट यूज किया सपोज, तो सीजीएस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कुछ N2 और यूनिट आएगा कुछ U2 के भी। ऐसा यूनिट में हम मीटर में मेजर करते हैं, सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो यूनिट भी अलग अलग आएंगे, तो U2 और ये हो गया U1,
N1 N2 न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 1 मीटर होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया 1 मीटर सपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो सोच यहाँ पे 1 मीटर, ये क्या हो गया तेरा N1, और ये मीटर क्या हो गया तेरा यूनिट। यहाँ पे 100 हो गया तेरा N2, यूनिट हो गया क्या तेरा सेंटीमीटर। तो कोई भी क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ लिखते हैं। अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे, जैसे एसआई यूनिट में लिखेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल कुछ यूनिट, दूसरा कोई यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे तो दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, ठीक है। बट जो भी हो, दिस N1 U1 एंड दिस N2 U2 दे रिप्रेजेंट दिस सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। ये भी लेंथ को मेजर कर रहा है जो कि 1 मीटर है, ये मेजर कर रहा है 100 सेंटीमीटर, दोनों का वैल्यू तो सेम है। देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। सॉरी N1 U1 इक्वल टू N2। कैसे करेंगे आपको मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट क्या है समझो। कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ लिख सकता हूं। अगर अलग अलग यूनिट ले लिया तो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे, अलग अलग यूनिट आएंगे, बट जो भी आए वो सब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए क्या मैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिख सकता हूं। समझ में आ गया? अब इसको लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूं इसके। चलो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मान लो यहां पे कर देता हूं, है ना। कैसे कर रहा हूं देख ले। पहले एक एग्जाम्पल यहां पे करते हैं। मान लो कि फोर्स क्वेश्चन रिप्रेजेंट 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम। एक न्यूटन को हमें क्या करना है, 1 भी लिख दिया गया, 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन को हमें क्या करना है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा 1 न्यूटन मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। इधर लिखते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कितना ना, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट। फोर्स इज मास। मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सीजीएस में, ये तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। सीजीएस में उसका जो नाम होता है ना सीजीएस सिस्टम में, उसका नाम है डाइल। सीजीएस जैसे एसआई यूनिट में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोल दिए, सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट यहां पे जैसे 1 न्यूटन है, उस तरह यहां पे 1 डाइन। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि 1 डाइन, अगर लिखूं 1 डाइन, तो 1 डाइन कितना आएगा ना, 1 डाइन मास इंटू केजी, केजी का ग्राम में आएगा तो ग्राम इंटू केजी इंटू मीटर, मीटर का यहां पे क्या आएगा सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये किसमें लिखा है, ये एसआई में डाला। एसआई में केजी होता है, मीटर होता है, सेकेंड होता है। ये सीजीएस में डाला। सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर डाल दिया लेंथ के बदले, मास के बदले ग्राम डाल दिया, नीचे सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब बात यह है कि जब मैं 1 न्यूटन की बात करूं, ले 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन, ले 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन, और हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, डाइन, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। लिखते हैं इधर न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिखेंगे, है कि नहीं। N1 कितना है 1 इंटू यूनिट, न्यूटन का यूनिट क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 कितना है x इंटू U2, ये इसका यूनिट, डाइन का यूनिट क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? लिख दिया। अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं बाकी पार्ट उसका, ठीक है।
कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू लिख दो CONT और यहाँ पे CONT, वहां से कंटिन्यू हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या है। इस साइड आया 1 इंटू, मैं वाइड में लिखता हूं, इस साइड आया 1 इंटू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस साइड आया x इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो इस साइड x रखो, इस साइड तो 1 है छोड़ दो, इधर क्या है kg, इधर क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस साइड अगर x को छोड़ दिए तो बाकी जो टर्म वो इस साइड ले आओ, तो ऊपर क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर, नीचे आएगा ग्राम सेंटीमीटर, है कि नहीं। सेकेंड स्क्वायर कट गया। अब सोच, इसको मैं केजी को क्या लिख सकता हूं, 1 kg, कहां गया 1 kg 10⁻³ ग्राम, तो केजी को लिखो 10⁻³ ग्राम मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो लिखो मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर, बाई नीचे क्या है ग्राम और नीचे क्या है सेंटीमीटर, ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, तो जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, वो गड़बड़ क्या हो गया, नहीं, जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया, इधर आ गया 10⁻³, इधर आ गया 10⁻², मिलके कितना हो गया 10⁵। देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। सिंपल। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया। केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को हम लोग जोड़ के लिख लेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सी बात। क्या क्लियर है बच्चों, कैसे कन्वर्ट किया ये आपको समझ में आया क्या, सिंपल सी बात है। और भी मैं ऐसा एग्जाम्पल 2-3 आपको कराऊंगा, आप पहले पूरा बोर्ड उतार लीजिए, फिर हमको मैं 2 एग्जाम्पल कराऊंगा। हो गया, चलिए और एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, देख लेना। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बताता हूं, यहां पे ही बता देता हूं इसको बिना मिटाए, है ना, ताकि आपको दोनों को रिलेट कर पाओ। ठीक है, देखो आप लोग इक्वेशन सुने होंगे, क्वेश्चन सुने होंगे, ये F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², ऐसा वाला आप लोग इक्वेशन सुने होंगे, है कि नहीं, सुनेंगे नहीं। F इक्वल टू, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है G, इस G का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट लिखते हैं। देखो यूनिट क्या है, इधर फोर्स तो न्यूटन, ये r² गया तो मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया kg स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये है G का वैल्यू। ठीक है, बोला फाइंड वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हमें बताओ कि G का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, G का वैल्यू क्या होगा बताओ। बोला कैसे करेंगे हम लोग, ना सिंपल सी बात है, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, इक्वेशन लिखेंगे, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U। ठीक है, एक साइड किसमें लिखते हैं, इस साइड SI यूनिट में लिखते हैं, और इस साइड किसमें लिखते हैं CGS में लिखते हैं। ठीक है, SI यूनिट में। चलो SI यूनिट में बताओ, SI यूनिट में क्या बताया हमें ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट लिखो, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये है। इस साइड N2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, इंटू U2 लिखेंगे तो न्यूटन का क्या लिखेंगे डाइन, न्यूटन का क्या लिखेंगे डाइन, अभी तो पढ़ा है, न्यूटन का क्या लिखेंगे डाइन, और मीटर स्क्वायर का क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई kg स्क्वायर का क्या लिखेंगे ग्राम स्क्वायर। क्लियर है, सबको CGS में लिखा, इधर सबको SI में लिखा। अच्छा, अब एक एक को सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो इतना ही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। अब अंदर है
न्यूटन, न्यूटन का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बदले लिखा, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिखा, बाई केजी स्क्वायर को केजी स्क्वायर लिखा। तो अगर इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो क्या बन जाएगा बताता हूं, देखो क्या बन जाएगा। 6.67 इंटू, है ना, मैं इसको मिटा देता हूं, हालांकि मैं डायरेक्टली भी वैल्यू लिखवा सकता था तुम लोगों को डाइन के बदले में, बट हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, हम लोग करके देखते हैं पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो हाँ समझ में आया, न्यूटन के बदले क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, n2 को n2, डाइन, डाइन फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब ग्राम इंटू एक्सेलरेशन मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये मैं लिखा दोनों साइड, ठीक। फिर से लिखते हैं इसको अच्छे से, देख इधर केजी केजी तो नीचे केजी आ जाएगा, ए केजी केजी कैंसल, ये ग्राम ग्राम कैंसल, ये मीटर और मीटर मिलके क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, तो इधर लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू, ये हो जाएगा मीटर क्यूब बाई नीचे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर था एक तो कट गया, इस साइड क्या आ जाएगा n2 इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम, है कि नहीं, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए n2 का वैल्यू, है ना, तो इधर n2 रख देते हैं, बाकी सबको इससे ले आए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, और क्या इधर है मीटर क्यूब पर केजी, इधर है मीटर क्यूब पर केजी, और इधर से आ जाएगा तुम्हारा ऊपर ग्राम नीचे सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कर दो इसको 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर क्यूब, मीटर मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर उसका होल क्यूब इंटू ग्राम बाई केजी, केजी कितना होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा मेरा किसका वैल्यू n2 का वैल्यू। अब सॉल्व करें इसको, तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू, देखो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, इधर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गए, 10 टू द पावर 2 का पावर 3, 10 टू द पावर 6 और नीचे से 3 माइनस 3 इक्वल टू n2, तो ये 3 माइनस, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू n2, ठीक है। देयरफॉर जो 10 टू द पावर माइनस 11 है किसमें, SI यूनिट में, उसका वैल्यू CGS यूनिट में कितना होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, सिंपल सी बात। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, सबको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया और एक छोटा सा एग्जांपल, उसके लिए और एक छोटा सा एग्जांपल, व्हाट फाइंड 1 जूल इन CGS यूनिट, फाइंड, क्वेश्चन देख लो, और एक क्वेश्चन फटाफट से, फाइंड 1 जूल इन CGS, ठीक है, 1 जूल इन CGS, चलो लिखते हैं फटाफट से, क्या लिखेंगे इधर SI और इधर CGS, SI में लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इस साइड जूल में तो 1 जूल इक्वल टू जूल, जूल क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का, इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया मीटर का। इस साइड n2 पता नहीं है, फिर से यूनिट लिखेंगे लेकिन CGS में, तो सोच इधर केजी लिखा है तो इधर क्या लिखेगा ग्राम, इधर मीटर लिखा है तो इधर क्या लिखेगा सेंटीमीटर, इधर मीटर लिखा है तो इधर क्या लिखेगा सेंटीमीटर बाई नीचे सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है, फटाक से क्लियर है सबको, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर
कैंसिल हो गए। अब इधर क्या बचा रे, केजी मीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर बचा 1 इंटू केजी मीटर स्क्वायर बाई इधर से आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू N2। ठीक है, अब सोचो केजी, केजी कितना है 10 टू द पावर 2 ग्राम, सॉरी 10 टू द पावर 3 ग्राम। केजी कितना है 10 टू द पावर 3 ग्राम। 1 इंटू केजी है 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बाई नीचे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू N2। तो देख क्या हो गया, ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल, 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 और ये 10 टू द पावर 3 कितना आ गया 10 टू द पावर 7। तो क्या बोलेंगे, therefore 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ERG। ये जो नया यूनिट है ये वाट का SI यूनिट है CGS में, है ना। तो दो नया यूनिट सीखे हम लोग, फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन और CGS में उसका यूनिट को बोलते हैं डाइन, DYNE। और ये है वार्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, बट उसका CGS यूनिट होता है ऑर्ग, ERG, ऑर्ग बोलते हैं उसको। और 1 जूल इक्वल टू कितना आया 10 टू द पावर 7 ऑर्ग। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है जहां पे हमें कोई भी चीज का वैल्यू या कोई भी चीज हम लोगों को अगर एक यूनिट में पता हो तो दूसरे यूनिट में उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड। क्या मेरी बात क्लियर है? 3 एग्जांपल आपके सामने कराया, बहुत बढ़िया। एक फोर्स वाला कराया, उसके बाद एक जी का कांस्टेंट वाला कराया और एक वार्क वाला कराया। तीनों एग्जांपल अच्छे से देखो और बार बार प्रैक्टिस करो। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं, इवन एंट्रेंस में नीट वगैरह में कभी कभी आते हैं, बट रेयरली, बट हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसका आंसर तुम लोग ऐसा ही यूनिट में निकाले, बट हो सकता है तुम्हें ऑप्शन CGS में दिया हो, तो तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी जाके तुम लोग कर पाओ। क्लियर है? तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ो। चलो बच्चों, 2 एप्लीकेशन हम लोग सक्सेसफुली खत्म कर दिए हैं। दोनों एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन में हम लोग कोई इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर रहे थे, फिर दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर रहे थे कि अगर एक यूनिट में हमें कोई भी चीज का वैल्यू पता हो तो हम लोग उसको कोई भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जो तीसरा एप्लीकेशन और इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द गिवन रिलेशन, है ना। हमें कोई भी रिलेशन गिवन होगा और उस रिलेशंस को यूज करके हम लोग क्या करेंगे ना, किसी का भी फॉर्मूला बना देंगे फटाक से, मतलब जादू होने वाला है इनडायरेक्ट, है ना। कैसे करेंगे मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज बोला the force applied depends on mass and acceleration of the body, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ऐसे बोल दिया कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो। ठीक है, सिंपल सी बात है, हालांकि इसका आंसर सबको पता है, बट आप फिर भी फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी से समझ में आए, है ना। हम लोग क्या बोले कि लेट फोर्स को F लिखते हैं। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है ना, फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं बोला कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास का पावर x से डिपेंड करता है। सपोज अब x का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू, है ना। इसी हिसाब से पता चलेगा कि कैसे डिपेंड कर रहा है। और एक्सेलरेशन का पावर सपोज y पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक, तो मैं बोला कि ओके, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन कर दूंगा तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m पावर x, एक्सेलरेशन की पावर y। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, m टू द पावर x, a टू द पावर y। ये k जो है दिस इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दिस इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। ठीक है, तो के m की पावर x a की पावर y। अब सोचो कि हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते थे, अगर ये दो क्वांटिटी इक्वल है तो इसका जितना डायमेंशन इसका उतना डायमेंशन होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोले, बट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू m पावर x a पावर y। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज pH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फोर्स का डायमेंशन और इस पूरा का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल हुए हैं। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2। मैं बार बार बोला था फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, काफी जगह पे आएंगे। आ गया के का डायमेंशन तो कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस है, छोड़ दो के को गया। m का पावर x, m मतलब मास, तो m का पावर x ही रहा। एक्सीलरेशन की पावर y, एक्सीलरेशन क्या होता है, L1 T-2 उसका पावर y। ठीक है, ये हो गया। तो इस साइड है मेरा फिर से m1 L1 T-2 और इस साइड है मेरा m की पावर x, इधर l का पावर 1 उसका पावर y, तो क्या हो जाएगा l की पावर y, t पावर -2 और y, तो t टू द पावर -2y। ठीक है, अब क्या करो ना, कंपेयर द पावर्स, कंपेयर द पावर्स, सब पावर को कंपेयर करो। m का पावर कितना है 1, यहां पे m का पावर कितना है x, तो x इक्वल टू 1। इधर l का पावर कितना है 1, इधर l का पावर कितना है y, तो y का वैल्यू भी कितना आ गया 1। तो क्या हमें m का भी x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। इसको बोला पुट इन मेन इक्वेशन, पुट इन मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन में पुट करो, ये मेन इक्वेशन है ना। तो क्या आ जाएगा ना, देयरफॉर f इक्वल टू k, m का पावर 1 a का पावर 1, तो f इक्वल टू कितना आ गया k इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, k इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन तू बोला सर फोर्स इक्वल टू ma होता है, हाँ ठीक सही बात है, क्योंकि ये जो k है ना इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि k का वैल्यू 1 आता है, तो f इक्वल टू क्या हो गया ma, f इक्वल टू क्या हो गया ma। तो सिंपली हमें बोल दिया कि खाली वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, बट हम लोग बता दिए कि फटाक से वो f इक्वल टू ma होगा। कैसे क्या समझ में आया, क्या दोनों साइड को ऐसे प्रोपोर्शनली लिखना है, x और y का वैल्यू ढूंढना है। और एक एग्जांपल आपके सामने कर देता हूं, पूरा क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो पहले, फिर और एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, सपोज ऐसे कोई और एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज बोला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity को किससे लिखते हैं, स्मॉल g से। बोला फाइंड द फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, वैसे ही करना है हम लोगों को, डरना कुछ है नहीं इसमें। क्या बोला, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड प्रोपोर्शनल टू g। बट हमें डायरेक्टली पता नहीं है, तो L का पावर क्या लिखेंगे x, g का पावर क्या लिखेंगे y, सिंपल सी बात। ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, तो L का पावर x, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन g, तो g का पावर y। अब इसको कंबाइन करोगे तो t प्रोपोर्शनल टू L पावर x g पावर y, तो t इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे k, L पावर x g पावर y, और ये k क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ना, दोनों साइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो रहा है, बोलो देखो क्या होगा ना, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इस साइड है, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, ऐसा होना पड़ेगा, है कि नहीं। दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, सेम। अब टाइम पीरियड का डायमेंशन तो टी ही है, उस साइड का लिखते हैं, के तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है गया, एल लेंथ के लिए एल लिखेंगे, एल का पावर एक्स, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन मतलब L1 T माइनस 2 इसका पावर y, ये आएगा इस साइड का डायमेंशन, है ना। एक्सेलरेशन का पावर y, एक्सेलरेशन का है L1 T माइनस 2। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं तो t का पावर 1 और बाकी अच्छे से m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, इस साइड आया, उस साइड क्या आया, m तो है नहीं तो m का पावर 0, l का पावर देखो इधर से x और इधर से y, तो x प्लस y, t का पावर -2 और y तो कितना हो गया -2, सिंपल सी बात। अब कंपेयर करो, इधर 0 है इधर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, इधर 0 है इधर x प्लस y है, तो क्या लिखोगे देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -y। फिर t का कंपेयर करोगे तो t का इधर 1 है उधर t का -2y है, तो 1 इक्वल टू -2y, तो y इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू क्या है माइनस, तो x इक्वल टू -y दैट इज 1/2, तो क्या x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का वैल्यू भी आ गया -1/2, तो देयरफॉर हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देयरफॉर है ना, देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू k l की पावर x, कितना x का वैल्यू 1/2 और g की पावर y मतलब g टू द पावर -1/2 बिकॉज y का वैल्यू आया। तो इसको कैसे लिख सकता हूं ना, t इक्वल टू k l की पावर 1/2 बाई g की पावर 1/2। अब सोचो पावर 1/2 मतलब रूट ओवर, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, t इक्वल टू k रूट ओवर l बाई जी। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया ना, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू आया 2 पाई, तो t का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इसी तरह किसी भी क्वांटिटी का डिपेंडेंस दे दे, अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी का डिपेंडेंस दिया है तो उसको यूज करके हम लोग उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग करते हैं, और चाहिए तो मैं और भी एग्जांपल करवा सकता हूं बट कोई जरूरत नहीं है। मैं क्लास के बाद आप लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आपको मैं दे दूंगा, दैट विल पॉप अप ऑन योर स्क्रीन, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व कर देना डायमेंशन एनालिसिस। बाकी जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के करना है हम लोगों को। ठीक है, अब मैं इसका एक दूसरा वेराइटी आप लोगों को बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए। हो गया बच्चों, चलो कभी कभी क्या करता है ना, हमारा जो बेसिक फिजिकल, जैसे कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं एमएलटी में लिखते हैं, है कि नहीं, इसमें लिखते हैं एमएलटी में। बट कभी कभी क्वेश्चंस क्या आता है ना, एमएलटी में नहीं कोई दूसरा फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मान लो कि बोला कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, then what will be dimension of energy। मतलब समझो, क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन को बोला कि आप जो एमएलटी यूज करते हो ना, मास लेंथ टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से, अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होते, कौन होते फंडामेंटल क्वांटिटी ना, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होते, तो हमारा एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। इसका मतलब क्या है
ना हम एनर्जी को, मैं एनर्जी का डायमेंशन अगर लिखूंगा तो इधर क्या लिखूं, फोर्स का पावर x, v का पावर y और t का पावर z, इस तरह से मैं लिखूं। समझ में आया? एनर्जी को मैं डायमेंशन लिखूंगा, फंडामेंटल, पहले एमएलटी होता था तो एम का पावर, एल का पावर, टी का पावर लिखते थे। वो बोलते हैं कि एमएलटी नहीं है भाई साहब, एमएलटी नहीं, क्या लिखना है तुम्हें, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में लिखना है। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में लिखा, ठीक है। अच्छा, ऐसा कब होगा सोचो ना, इधर डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो भी होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वो इधर डायमेंशन ऑफ फोर्स की पावर x, डायमेंशन ऑफ v की पावर y और डायमेंशन ऑफ t की पावर z, इस तरह से होगा। तो हम दोनों इसको इक्वल करते हैं। एनर्जी बताओ, एनर्जी का मैंने बताया था वार के साथ सेम होता है ना, एनर्जी का, एनर्जी का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आ जाएगा m1 L2 T-2, ये एनर्जी का। उस साइड करो, उस साइड देखो, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, m1 L1 T-2, उसका पावर x, वेलोसिटी, वेलोसिटी का L1 T-2, उसका पावर y, सॉरी T-1, वेलोसिटी का, टाइम, टाइम का T1, उसका पावर z। सबका डायमेंशन मैंने लिख दिया, पावर x y z। अब सॉल्व, सिंपलीफाई करना है। सो इधर m का पावर x, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, तो m का पावर x रहेगा, इधर l का पावर x, इधर l का पावर y, तो l का पावर हो जाएगा x प्लस y, इधर t का पावर -2x, इधर -y, इधर z, तो t का पावर हो जाएगा -2x -y प्लस z, और इस साइड है तेरा m1 L2 T-2। फिर से कोफिशिएंट को कंपेयर करो, कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो इधर 1, इधर x, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, पहला बात। उसके बाद इधर 2, इधर x प्लस y, तो क्या लिखूंगा, x प्लस y इक्वल टू 2, x का वैल्यू 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1। फिर t का इधर पावर कितना है, -2, और इधर है पूरा सा, तो क्या लिखूंगा, -2 इक्वल टू -2x माइनस y प्लस z, ठीक है। सोचो इधर आएगा -2, x का वैल्यू कितना है 1, तो इधर -2, वो इस साइड आके हो जाएगा +2, माइनस y का वैल्यू 1, तो इस साइड आके प्लस y प्लस 1 इक्वल टू z, तो ये हो गया 2 कैंसर, z का वैल्यू भी क्या आ गया 1, तो x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 1, z का वैल्यू आएगा 1। Therefore, dimension of energy in terms of force, velocity and time is E equal to फोर्स का पावर x, तो फोर्स का पावर 1, वेलोसिटी y, तो v1, टाइम का पावर 1। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दे दे तो उस क्वांटिटी को, कोई भी दूसरा क्वांटिटी को फंडामेंटल बनाने के करना हो तो इसी तरह से करना। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के लास्ट में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरह के भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, आप उसको सॉल्व करना है आपको, वो आपके लिए होमवर्क है। क्लियर बच्चों? तो इसी तरह हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होता है। इतने 3 एप्लीकेशन थे और ये लास्ट वाला एक एक्स्ट्रा है जो कि रियलिटी में लास्ट एप्लीकेशन का ही एक्सटेंशन है थोड़ा सा, ठीक है। तो इतने सारे डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे कि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिट्स या फिर डीमेरिट्स, आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग इसके डीमेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। लिख लो आप इसको। हो गया? चलो हम लोग अभी पढ़ेंगे व्हाट आर द डीमेरिट्स या फिर व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। लिमिट्स, लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन बोलते हैं उसको, लिमिटेशन या फिर डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से, डी, है ना। कभी कभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं क्योंकि इतना सारा चीजें मुझे बोर्ड में लिखना पड़ता है ना, इसीलिए।
तो लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या क्या है ना। सबसे पहले तो जब हम डायमेंशन एनालिसिस किए करेक्टनेस चेक करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रियलिटी में भी करेक्ट होगा। तो क्या बोले, पहला लिमिटेशन क्या है सुने। पहला लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट चेक द exact correctness of a equation. Exact correctness of an equation. ये कोई इक्वेशन का एग्जैक्ट करेक्टनेस चेक नहीं कर सकता है। That means if an equation is dimensionally correct, then not necessarily it is really correct. It may be really correct or not. Second, हम लोग जब डायमेंशनल एनालिसिस किए, करेक्टनेस चेक किए, तो सोचो प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना। हम लोग जो एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्री और लॉगरिथम या फिर कोई भी नॉर्मल कांस्टेंट है, तो उसके वैल्यू एग्जैक्टली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स, जो भी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते थे, कांस्टेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइंड, है ना। हम इसीलिए उसको क्या लिखते थे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए बोल। ठीक है। तीसरा, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डेवलप ए फॉर्मूला containing addition and subtraction. अगर कोई भी इक्वेशन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, तो हम लोग अभी जो मतलब कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे ना कि कोई भी फॉर्मूला बना देंगे अगर हमें रिलेशन पता है तो अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। खाली एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, अगर एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो या लॉगरिथमिक हो, तो उस केस में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करके उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम ये सारे डायमेंशनल क्वांटिटी होते हैं। तो इसके अंदर कौन से टर्म्स आएंगे वो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। दैट इज वाई अगर कोई भी फॉर्मूला में एडिशन सब्सट्रैक्शन है या तो एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम है, तो उस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से कभी भी फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये सारे डायमेंशनल एनालिसिस के डीमेरिट्स है, जो कि हम लोग करते तो हैं, बट डायमेंशनल एनालिसिस के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और इतने सारे डीमेरिट्स। और क्या प्रॉब्लम है सोचो, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है तुम खुद सोचो। मैं तो 3 बता दिया मेन, है ना। बाकी और भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तुम सोचो खुद और मुझे बताना सब लोग कि सर और क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, मैं ट्राई किया कि 3 पॉइंट में सब कुछ इंक्लूड कर दूं, तो इंक्लूड कर दिया हूं सब कुछ इसमें। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे डायमेंशनल एनालिसिस के, बट फिर भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं और आजकल तो काफी अच्छे फॉर्मूले भी बनने लगे हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होता है। मुझे पता है आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, प्लस मैं होमवर्क भी अभी देने वाला हूँ वीडियो के एंड में, अभी आ जाएगा जब भी जैसे ही मैं जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, उस होमवर्क को आप जरूर करिए। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस मुझे आज खत्म करना था तो मैं खत्म कर दिया। डायमेंशनल एनालिसिस आज के लेक्चर तक पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में या फिर एक्सपेरिमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत क्या है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप डायमेंशनल एनालिसिस को पूरे अच्छे से कर लीजिए, जितने क्वेश्चन दिया हूं उतने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।